हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है, जो कई दिनों से मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद कि ये हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रहा होगा। साथियों, किसी भी मुकाबला जाती एग्ज़ाम में, इम्तिहान में एनसीईआरटी किताब से, बुक से सवालात पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी किताब ही को हवाला माना जाता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए एनसीईआरटी सीरीज़ लेकर आया हुआ हूं, जो कि हमारी क्लास कई दिनों से चल रही है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। पिछली क्लास में मैंने आपको मुख्तसर मज़मून के बारे में बताया था कि मुख्तसर मज़मून किसे कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको इंशाइया के बारे में बताया था, अफ़साना के बारे में बताया था और कुछ अफ़साना निगार और उनके अफ़सानों के बारे में मैंने आपको तफसील से पढ़ाया था। आज का हमारा ये वीडियो मुख्तसर मज़मून नवीसी ही से मुताल्लिक़ है। पिछली क्लास में मैंने अब्दुल हलीम शरर के बारे में पढ़ाया था। आज की क्लास में एक अहम शख्सियत जिसका उर्दू अदब में काफ़ी अहमियत है और जिसको दुनिया जो है उर्दू अदब में ख़ास कर इनका एक ख़ास मकाम है, रुतबा है। आज हम लोग बात करेंगे मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के बारे में। साथियों, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग 1884 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है और 1947 में वफ़ात। अब कहाँ पैदा हुए, कहाँ इनकी वफ़ात हुई है, इन तमाम चीज़ों के बारे में अगले सतरों में पढ़ेंगे। जहाँ जो भी पॉइंट अहम होगा मैं वहाँ अंडरलाइन कर दूँगा। दोस्तों, 1884 ईस्वी में पैदा हुई और 1947 में इनकी वफ़ात हुई है। तारीख़ पैदाइश आप याद रखिएगा। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग दिल्ली में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1884 में। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। इन्होंने इब्तिदाई तालीम मकतब में हासिल करने के बाद हिंदू कॉलेज से 1905 में बीए पास किया। कब पास किया दोस्तों? हिंदू कॉलेज से 1905 में बीए पास किया। 1907 में वो हैदराबाद गए। कहाँ गए? हैदराबाद, 1907 में। और मुख्तलिफ़ मुलाज़मतों पर मामूर रहे और तरक्की करते करते असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुँचे। 1919 में इन्होंने अपना सबसे पहला मज़मून रिसाला इफ़ादा आगरा में लिखा। यानी इन्होंने 1919 में सबसे पहला जो मज़मून लिखा है 1919 में, और उनका जो रिसाला है इफ़ादा में उन्होंने लिखा है। और इफ़ादा कहाँ से निकलता था? आगरा से निकलता था। और 1923 से वो बाकायदा मज़ामीन लिखने लगे। 1923 से बाकायदा तौर से जो है वो मज़ामीन लिखने लगे। इन्होंने तनक़ीद, अफ़साना, सवाने हयात, मुआशरत और अखलाक, हर मौजू पर कुछ ना कुछ लिखा और अच्छा लिखा। लेकिन उनके मज़ाहिया मज़ामीन सबसे ज़्यादा कामयाब हुए। यानी दोस्तों, हर मौजू पर, हर सिन्फ़ पर इन्होंने तबाह आज़माई की, कोशिश की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्हें शोहरत मिली ये इनके मज़ाहिया मज़ामीन की वजह से इनको शोहरत मिली। दोस्तों, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के मज़ामीन 7 जिल्दों में मज़ामीन फ़रहत के नाम से शाये हो चुके हैं। बहुत ही अहम पॉइंट है दोस्तों। मज़ामीन का जो मजमुआ है इनका 7 जिल्दों में है, जिनका नाम है
मज़ामीन फ़रहत, क्या है, मज़ामीन फ़रहत के नाम से शाये हो चुका है। नज़्म का मजमुआ मेरी शायरी के नाम से भी छप चुका है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है दोस्तों। इनकी जो नज़्म का मजमुआ है उनका नाम क्या है, मेरी शायरी के नाम से छप चुका है। आप इसको याद रखिएगा। इसमें भी मज़ाहिया रंग नुमाया है, यानी मेरी शायरी में भी मज़ाहिया रंग का इस्तेमाल किया गया है। हंसने और हंसाने का कोई उसूल मुकर्रर नहीं हो सकता। तमाम मज़ाह निगार अपना अंदाज़ जुदा रखते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग का भी एक मख़सूस रंग है जिसे अज़मतुल्लाह बैग ने खुश मज़ाक़ी कहा है। दोस्तों, हर एक मज़ाहिया निगार का या हर एक मुसन्निफ़ का अलग अलग अंदाज़ होता है लिखने का, पढ़ने का, या किसी उर्दू अदब में अपना मकाम पैदा करने का। लेकिन मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग ने भी एक मख़सूस रंग इसकी मतलब तहरीर में हमें दिखाई देती है जिसे अज़मतुल्लाह बैग ने क्या कहा है, खुश मज़ाक़ी कहा है। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि फ़रहतुल्लाह बैग की तहरीर को अज़मतुल्लाह बैग ने किस नाम से जाना है, खुश मज़ाक़ी या कोई ऑप्शन और हो सकता है। खुश मज़ाक़ी में कहकहे के मौक़े कम और तबस्सुम के ज़्यादा मिलते हैं। अब खुश मज़ाक़ी क्या होता है ये भी देख लीजिए आप कि इसमें कहकहे यानी बहुत ज़्यादा हंसना ये कम होता है, लेकिन मुस्कुराहट जो होती है, तबस्सुम, वो ज़्यादा हमें मिलता है। इनके यहाँ ऐसा इम्बिसात मिलता है जिसे देर पा कहा जा सकता है, यानी जो भी पढ़ता है उसके चेहरे में, उसके लबों में जो है तबस्सुम होता है दोस्तों, इम्बिसात होता है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की यहाँ दिलचस्पी के कई सामान हैं, यानी इनके जो मज़ामीन हैं वो दिलचस्प इस वजह से हैं क्योंकि इसमें जो है दिलचस्पी के कई राज हैं, कई तरह से लिखते हैं। उनमें जो अल्फाज का इंतखाब अलग से होता है, लफ्ज़ों का जो इंतखाब होता है, जो वो लफ्ज़ों को ढूंढ कर लाते हैं, और जो इस्तेमाल का तरीका है ये इनका जुदागाना है। इनकी मज़ाह निगारी में दिल्ली के रोज़मर्रा और मुहावरात का लुत्फ़ पाया जाता है। वह अक्सर ऐसे मुहावरात और अल्फाज अपनी तहरीर में लाते हैं जो दिल्ली के लोग गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, देखा आपने कि चूँकि ये दिल्ली में पैदा हुई और दिल्ली में ही पढ़े बढ़े, तो जो दिल्ली के लोग जो ज़बान इस्तेमाल करते थे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आम बोल चाल में, वही मुहावरात और अल्फाज जो है या अपने मज़ामीन में, मज़ाहिया निगारी में इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से लोगों को जो ये इनका मज़मून बहुत ज़्यादा पसंद आता था। ज़ेर नज़र मज़मून उनकी इन्हीं खुसूसियात का आईनादार है। इसकी मज़ीद ख़ूबी ये है कि इससे हमें उर्दू के एक बहुत बड़े अदीब और 19वीं सदी के हिंदुस्तान के एक बड़े शख्स मौलवी नज़ीर अहमद के बारे में बहुत सी बातें मालूम होती हैं जो और किसी तरह मालूम ना हो सकी। तो ये मुख्तसर तारुफ़ था दोस्तों मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह के बारे में, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के बारे में। इनकी पैदाइश 1884 में हुई और वफ़ात जो 1947 में दिल्ली में पैदा हुए, और क्या कहते हैं हिंदू कॉलेज से 1905 में BA पास किया। 1907 में वो हैदराबाद चले गए, और उसके बाद उनका जो रिसाला का नाम है इफ़ादा, जो कि आगरा से निकलता था, इसमें उनका सबसे पहला मज़मून शाये हुआ। 1923 से बाकायदा तौर पर मज़ामीन लिखने लगे, और इनकी जो मज़ामीन के जो मजमूए 7 जिल्दों में मज़ामीन फ़रहत के नाम से शाये हो चुका है। इसी तरह नज़्म का मजमुआ भी है मेरी शायरी के नाम से, और इनकी तहरीर में जो है तबस्सुम मिलता है, इम्बिसात मिलता है। अज़मतुल्लाह बैग ने खुश मज़ाक़ी कहा है, और इम्बिसात जो होता है देर पा होता है दोस्तों। तो और इनकी तहरीर में कई दिलचस्पी के कई सरो सामान मिलता है। इस वजह से और अक्सर जो है दिल्ली के रोज़मर्रा और मुहावरात का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उनकी तहरीर लुत्फ़ अंदोज़ होता है। लोग पढ़ कर के मुहावरात और अल्फाज ऐसे ही होते हैं दोस्तों। इन्होंने नज़ीर अहमद के बारे में इन्होंने जो मज़ाहिया मज़मून लिखा है उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि नीचे नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, जो कि हमें नज़ीर अहमद की
हयात व ख़दमात, उनके बारे में, उनके उसलूब के बारे में सब कुछ हमें पता चलता है दोस्तों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मौलवी साहब का हुलिया सुनिए, यानी नज़ीर अहमद के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। कौन? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। सारी चीज़ें जो बातें आएंगी इसमें उन नज़ीर अहमद के बारे में हैं। कौन बयान करता है? ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग बयान करते हैं। चलिए, मौलवी साहब का हुलिया सुनिए। क्या हुलिया है, कैसा रंग है, उनका जिस्म बनावट कैसा है, सब कुछ हम पढ़ेंगे दोस्तों। रंग सांवला मगर रूखा, कद खासा ऊंचा मगर चौड़ान ने लंबान को दबा दिया था। यानी वो बहुत ज़्यादा क्या थे? चौड़ा थे। दोहरा बदन गुदरा ही नहीं बल्कि मोटापे की तरफ किसी कदर माइल। फरमाते थे कि बचपन में किसी कदर वर्जिश का शौक़ था। वर्जिश छोड़ देने से बदन जिस तरह मरमरों का थैला हो जाता है, बस यही कैफियत थी। भारी बदन की वजह से चूँकि कद ठगना मालूम होने लगा था, इसलिए उसका तकमीला ऊंची तुर्की टोपी से कर दिया जाता था। कमर का फेर ज़रूरत से ज़्यादा तोंद इस कदर बढ़ गई थी कि कमर में एज़ार बंद बांधने की ज़रूरत ही नहीं बल्कि तकलीफ़ दे समझा जाता था। यानी कमर बहुत ज़्यादा, इनका पेट निकला हुआ था, तोंद, और महज एक गिरह को काफ़ी ख्याल किया जाता था। गिरह जो हम काट लगाते हैं। गर्मियों में तहबंद यानी तहबंद जिसे कहते हैं, बांधते थे। उसके पल्लू उड़सने के बजाय इधर उधर डाल लेते थे, मगर उठते वक्त बहुत एहतियात करते थे। अव्वल तो कुतुब बने बैठे रहते थे। अगर उठना हुआ तो पहले अंदाज़ा करते थे कि फ़िलहाल उठने को मुलतवी किया जा सकता है कि नहीं। ज़रूरत ने बहुत ही मजबूर किया तो एज़ार बंद की गिरह या तहबंद के कोनों के उड़सने का दबाव तोंद पर डालते थे। सर बहुत बड़ा था मगर बड़ी हद तक उसकी सफाई का इंतज़ाम कुदरत ने अपने इख्तियार में रखा था। जो थोड़े रहे सहे बाल थे वो अक्सर निहायत एहतियात से साफ़ करा दिए जाते थे, वरना बालों की ये किगर सफ़ेद मुक़य्यस की सूरत में टोपी के किनारों पर झालर का नमूना हो जाती थी। आंखें छोटी छोटी ज़रा अंदर को धसी हुई थी। भवें घनी और आँखों के ऊपर साया फगन थी। ये सब नज़ीर अहमद के बारे में बताया जा रहा। आँखों में गज़ब की चमक थी। वो चमक नहीं जो गुस्सा के वक्त नमोदार होती है, बल्कि ये वो चमक थी जिसमें शौक़ी और ज़हानत कूट कूट कर भरी थी। अगर मैं उनको मुस्कुराती हुई आँखें कहूँ तो बेजाना होगा। कल्ला जबड़ा बड़ा ज़बरदस्त पाया था, चूँकि दहाना भी बड़ा था और पेट के मुहीत ने सांस के लिए गुंजाइश बढ़ा दी थी, इसलिए निहायत ऊंची आवाज़ में बग़ैर खींचे बहुत कुछ कह जाते थे। आवाज़ में गरज थी मगर लोच के साथ कोई दूर से सुने तो ये समझे कि मौलवी साहब किसी को डांट रहे हैं, लेकिन पास बैठने वाला हंसी के मारे लौट रहा हो। जोश में आकर जब आवाज़ बुलंद करते थे तो मालूम होता था कि तरम बज रहा है, इसलिए बड़े बड़े जलसों पर छा जाते थे। नाक किसी कदर छोटी थी और नथने भारी। ऐसी नाक को गंवारों की इस्तिलाह में गाजर और दिल्ली वालों की बोलचाल में फुल्की कहा जाता है। गो मतानत छू कर नहीं गई थी, लेकिन जिस्म के बोझ ने रफ्तार में खुद ब खुद मतानत पैदा कर दी थी। दाढ़ी बहुत छुदरी थी, एक एक बाल बआसानी गिना जा सकता था। दाढ़ी की वजह कुदरत ने खुद फ्रेंच फैशन बना दी थी। इन्होंने अपने बारे में बताया, लो भाई हम बहुत गरीब लोग थे, न खाने को रोटी न पहनने को कपड़ा। तालीम का शौक़ था, इसलिए फिरता फिराता
पंजाबियों के कटरे की मस्जिद में आकर ठहर गया। यहाँ के मौलवी साहब बड़े आलिम थे, उनसे पढ़ता और तवक्कुल पर गुजारा करता। मौलवी साहब के 2-4 शागिर्द और भी थे, उन्हें भी पढ़ाते और मुझे भी पढ़ाते। दिन रात पढ़ने के सिवा कुछ काम न था। थोड़े से दिनों में मैंने कलाम मजीद पढ़कर अदब पढ़ना शुरू किया। 4 बरस में मुअल्लक़ात पढ़ने लगा। गो मेरी उम्र 12 साल की थी, मगर कद छोटा होने की वजह से 9-10 बरस का मालूम होता था। पढ़ने के अलावा मेरा काम रोटियां समेटना था। सुबह हुई और मैं छड़ी हाथ में ले घर घर रोटियां जमा करने निकला। किसी ने रात की बची हुई दाल ही दे दी, किसी ने कीमा की लगदी ही रख दी, किसी ने 2-3 सूखी रोटियों ही पटर खाया। गरज रोटियों ही पर टर खाया, गरज रंग बिरंग का खाना जमा हो जाता। मस्जिद के पास ही अब्दुल खालिक साहब का मकान था। अच्छे खाते पीते आदमी थे। उन्हीं के बेटे डिप्टी अब्दुल हामिद हैं, जो सामने वाले मकान में रहते हैं। उनके यहाँ मेरा कदम रखना मुश्किल था। इधर मैंने दरवाजे में कदम रखा, उधर उनकी लड़की ने टांग ली। जब तक सैर दो सैर मसाला मुझसे ना पिसवा लेती, ना घर से निकलने देती, ना रोटी का टुकड़ा देती। खुदा जाने कहाँ से मोहल्ला भर का मसाला उठा लाती थी। पीसते पीसते हाथों में गटे पड़ गए थे। जहाँ मैंने हाथ रोका और उसने बट्टा उंगलियों पर मारा, बखुदा जान से निकल जाती थी। दोस्तों, ये नज़ीर अहमद की कहानी जो खुद बयान कर रहे हैं, यानी दिल्ली की गलियां और उसमें जो इनसे काम लिया जाता था, ख़ास करके जो है अब्दुल खालिक की जो बेटी थी, जिनसे बाद में उनकी शादी भी हुई, मसाला किस तरह से पिसवाती थी। मैंने मौलवी साहब से कई दफ़ा शिकायत भी की, मगर उन्होंने टाल दिया। ख़बर नहीं मुझसे क्या दुश्मनी थी, ताकीद कर दिया करते थे कि अब्दुल खालिक साहब के मकान में ज़रूर जाना। बहरहाल इस मारा धाड़ी से रोज़ाना वहाँ जाना पड़ता था और रोज़ ही मुसीबत झेलनी पड़ती थी। तुम समझे भी ये लड़की कौन थी? मियाँ, ये लड़की वो थी जो बाद में हमारी बेगम साहिबा हुई, यानी बाद में इनसे शादी होगी। दोस्तों, जब सोचता हूँ तो पिछला नक्शा आंखों के सामने आ जाता है और बेख्तियार हंसी आ जाती है। अक्सर हम दोनों पहली बातों को याद करते और खूब हंसते थे। खुदा गरी के रहमत करे, जैसी बचपन में शरीर थी वैसी ही जवानी में गरीब हो गई। एक रोज़ जो कश्मीरी दरवाज़े की तरफ गया तो क्या देखता हूँ कि दिल्ली कॉलेज में बड़ा हुजूम है। कॉलेज वहाँ था जहाँ गवर्नमेंट स्कूल है। मैं भी भीड़ में घुस गया। मालूम हुआ कि लड़कों का इम्तिहान लेने मुफ्ती सदरुद्दीन साहब आए हैं। हमने कहा चलो हम भी चलें। बरामदे में पहुंचा। कद छोटा था, लोगों की टांगों में से होता हुआ घिसा-घिसाकर कमरे के दरवाजे तक पहुंच ही गया। देखा कि कमरे के बीच में मेज़ बिछी है, उसके सामने कुर्सी पर मुफ्ती साहब बैठे हैं। एक लड़का आता है, उससे सवाल करते हैं और सामने कागज़ पर कुछ लिखते जाते हैं। मेज़ के दूसरे पहलू की कुर्सी पर एक अंग्रेज़ बैठा है। ये मदरसे के प्रिंसिपल साहब थे। हम तमाशा में महव थे कि साहब किसी काम के लिए उठे। चपरासियों ने रास्ता साफ़ करना शुरू किया। जो लोग दरवाजे रोके खड़े थे वो किसी तरह पीछे हटते ही नहीं थे। चपरासी ज़बरदस्ती ढकेल रहे थे। गरज इस धक्का पेल में मेरा कलिया हो गया। दरवाजे के सामने संगे मरमर का फर्श था, उस पर से मेरा पाँव रिपटा और मैं धम से गिरा। इतनी देर में प्रिंसिपल साहब भी दरवाजे तक आ गए थे। उन्होंने जो मुझे गिरते देखा तो दौड़कर मेरी तरफ बढ़े, मुझे उठाया, पूछते रहे कहीं चोट तो नहीं आई। उनकी शफ़क़त आमेज़ बातें अब तक मेरे दिल पर कन नक्श फिल हजर हैं। बातों ही बातों में पूछा, मियाँ साहब ज़ादे क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा कि मुअल्लक़ात। ये अरबी की किताब है दोस्तों, हार्ड किताब है, मुश्किल किताब है। मैंने इस किताब को पढ़ी है।
इनको बड़ा ताज्जुब हुआ, फिर पूछा। मैंने फिर वही जवाब दिया। मेरी उम्र पूछी। मैंने कहा मुझे क्या मालूम। वो मेरा हाथ पकड़कर बजाय अपने काम को जाने की सीधा मुझको मुफ्ती साहब के पास ले गए और कहने लगे, मुफ्ती साहब, ये लड़का कहता है मैं मुअल्लक़ात पढ़ता हूँ, ज़रा देखिए तो सही, सच कहता है या यूं ही बातें बनाता है। मुफ्ती साहब ने कहा, बोलो तो क्या पढ़ता है। मैंने कहा मुअल्लक़ात। कहने लगे, कहाँ पढ़ता है। मैंने कहा पंजाबियों के कटरे की मस्जिद में। फिर कहा, मुअल्लक़ात दूँ, पढ़ेगा। मैंने कहा लाइए। उन्होंने मेज़ पर से किताब उठाई और मेरे हाथ में दे दी और कहा, यहाँ से पढ़। जिस शेर पर उन्होंने उंगली रखी थी वह मुअल्लक़ात से अम्र बिन कुलसूम का शेर था। उसे मैंने पढ़ा और माना बयान किए। उन्होंने तरकीब पूछी, वो बयान की। मुफ्ती साहब बहुत चकराए, पूछने लगे, तुमको कौन पढ़ाता है। मैंने कहा मस्जिद के मौलवी साहब। कहा मदरसे में पढ़ेगा। मैंने जवाब दिया, ज़रूर पढ़ूँगा। मुफ्ती साहब ने कागज़ उठाकर चंद सतरें लिखी और प्रिंसिपल साहब को देकर कहा, इसको प्रेसिडेंट साहब के पास पेश कर देना। हम वहाँ से निकलकर अपने घर आए। मौलवी साहब से कुछ ना कहा। कोई 7-8 रोज़ के बाद कॉलेज का चपरासी मौलवी साहब के पास एक कागज़ दे गया। उसमें लिखा था कि नज़ीर अहमद को कॉलेज में दाखिल करने की इजाज़त हो गई है। कल से आप उसे कॉलेज में आने की हिदायत कर दीजिए, उसका वजीफ़ा भी हो गया है। चपरासी तो ये हुक्म दे चलता बना। मौलवी साहब ने मुझे बुलाया, ख़त दिखाया और पूछा, ये मामला क्या है। मैंने कुछ जवाब ना दिया। जब ज़रा सख्ती की तो तमाम वाक़या बयान किया। वो बहुत खुश हुए और दूसरे रोज़ ले जाकर मेरा हाथ प्रिंसिपल साहब के हाथ में दे दिया। इस ज़माने में सैयद अहमद ख़ान फ़ारसी की जमात में थे, मुंशी ज़काउल्लाह हिसाब जमात में और प्यारे लाल अंग्रेज़ी की जमात में पढ़ते थे। मैं अरबी की जमात में शरीक हुआ। मैंने कहा, मौलवी साहब आपकी जमात कहाँ बैठती थी। कहने लगे, प्रिंसिपल साहब के कमरे के बाजू में जो छोटा कमरा है उसमें हमारी जमात थी। दूसरे पहलू में जो कमरा है उसमें फ़ारसी की जमात। दानी ने कहा, मौलवी साहब आपके इख्तियारी मज़ामीन क्या थे। मौलवी साहब हंसे और कहा, मियाँ दानी, हम पढ़ते थे आजकल के तालिब इल्मों की तरह घास नहीं काटते थे। मौलवी साहब इस फ़िक्रे का बहुत इस्तेमाल करते थे। अरे भाई, एक ही मज़मून की तकमील करना दुश्वार है। आजकल पढ़ाते नहीं, लादते हैं। आज पढ़ा कल भूले। तुम्हारी तालीम ऐसी दीवार है जिसमें गारे का भी रद्दा है, ठेकरियाँ भी घुसेड़ दी हैं, मिट्टी भी है, पत्थर भी है, कहीं चूना और ईंट भी है। एक धक्का दिया और उड़ा धम गिर गई। हमको ज़माने में एक मज़मून पढ़ाते थे मगर उसमें कामिल कर देते थे। पढ़ाने वाले भी ऐरे गैरे पचकियाँ नहीं होते थे। ऐसे को छांटा जाता था जिनके सामने आजकल के आलिम महज काट के उल्लू हैं। मौलवी साहब को अपने तर्जुमे पर बड़ा नाज था और अक्सर उसका ज़िक्र फ़खरिया लहजे में क्या करते थे। उर्दू अदब में उनकी जिन तसनीफ़ात ने धूम मचा रखी है उनके नज़दीक वो बहुत मामूली थी। वो कहा करती थी कि मेरी तमाम उम्र का सिला कलाम मजीद का तर्जुमा है। इसमें मुझे जितनी मेहनत उठानी पड़ी है उसका अंदाज़ा कुछ मैं ही कर सकता हूँ। एक एक लफ्ज़ के तर्जुमे में मेरा सारा दिन सर्फ हो गया। मियाँ सच कहना, कैसा मुहावरा की जगह मुहावरा बैठाया। हमने कहा, मौलवी साहब बैठाए नहीं, ठूसा है। जहाँ ये फ़िक्रा कहा, मौलवी साहब उछल पड़े, बड़े खफा होते और कहते, कल के लोंडो मेरे मुहावरों को गलत बताते हो। मियाँ, मेरी उर्दू का सिक्का तमाम हिंदुस्तान पर बैठा हुआ है, खुद लिखोगे तो ची बोल जाओगे। मौलवी साहब ने कई मरतबा इस आजिज़ पर भी रकमी हमले किए, लेकिन ये ज़रा टेढ़ा मुकाबला था। एक छोड़ कई किताबें मौलवी साहब से ऐंठी, कभी एक पैसा ना दिया। ये नहीं कि खुदा ना खास्ता वादा करता और रकम ना देता था, ये कि उस वक्त तक किताब लेता ही ना था जब तक मौलवी साहब खुद ना फरमा देते कि अच्छा भाई तू यूं ही ले जा मगर मेरा पीछा छोड़ दे। मेरी तरकीब ये थी कि पहले किताब पर कब्ज़ा करता। मौलवी साहब किताब की कीमत मांगने में हुज्जत करते, वो जवाब देते, मैं उसका जवाब देता। रिव्यू के लिए जो किताबें आती थी वो तो हमारे बाप दादा का माल थी। किताबें तो किताबें। मैंने मौलवी साहब की LLD की गोंद पर भी कब्ज़ा करने का फ़िक्र किया था। हैदराबाद आने के थोड़े ही दिनों बाद मालूम हुआ कि इस चहकते हुए बुलबुल इस गुलशन दुनिया से कूच किया। जब कभी दिल्ली जाता हूँ तो मौलवी साहब के मकान पर ज़रूर जाता हूँ।
اندر قدم نہیں رکھتا مگر باہر بڑی دیر تک دیوار سے لگ کر دروازے کو دیکھتا ہوں اور رہ رہ کر ذوق کا یہ شعر زبان پر آتا ہے، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور سارے جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے، اللہ بس باقی ہوس۔ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ دوستو کتنی بہترین تحریر ہے، یہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی تحریر ہے دوستو، جو کہ کچھ نذیر احمد کی زبانی ہے اور کچھ ان کی زبانی، یا ملا جلا کر جو انہوں نے نذیر احمد سے سنا تھا دوستو، انہوں نے تحریر کے انداز میں، مزاحیہ انداز میں لکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا اسلوب دیکھ لیجئے، لکھنے کا انداز دیکھ لیجئے، جو دہلی کی محاورات ہیں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اور نذیر احمد کے بارے میں، ان کی جو ہے جسم کے بارے میں، اس کی بناوٹ کے بارے میں، ان کی عادت کے بارے میں سب کچھ انہوں نے نچوڑ کر رکھ دیا ہے دوستوں۔ تو یہ تھی آج کی کلاس، جس میں میں نے آپ کو مرزا فرحت اللہ بیگ اور ان کا ایک جو ہے مزاحیہ مضمون نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی زبانی کے بارے میں نے آپ کو پڑھایا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا۔ پھر اگلی کلاس میں میں آپ کو مزید نئی باتیں، نئے مزاح نگار کے بارے میں پڑھانے کی کوشش کروں گا دوستو۔ بہت بہت شکریہ۔